जो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसमें हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और उसकी ट्रेड एंड कॉमर्स में जो लोकल ट्रेड होती है बेसिकली हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस करेंगे, यानी ट्रेड पहले तो डोमेस्टिक होती है विद इन द कंट्री या विद इन द सिटी, और एक डोमेस्टिकली ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज बाइंग सेलिंग, और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड यानी ट्रेड बिटवीन कंट्री टू कंट्री। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह इसको डील किया जाता है, और तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अच्छा दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम ऐसे मुल्क हैं जो तमाम ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में खुद ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि उनके अपने मुल्क के लिए तमाम जो रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं और उनको कहीं से भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, हत्ता कि एंड इवन इनफ फूड। अगर हम सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, अगर वो इसमें सब सफिशिएंट है फूड में, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। और दुनिया में ऐसे ऑलमोस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ हैं जो कि अपने फूड अपनी कंट्री की टोटल रिक्वायरमेंट में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, या उनको किसी भी और जो दुनिया में प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की है उसकी ज़रूरत नहीं है, या वो ट्रेडिंग नहीं करते, ऐसा बहुत ही कम होता है। और हमेशा ये दुनिया बनी ऐसी कि सबको एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती है। ये अल्लाह ताला ने इस तरह से एक निज़ाम बनाया है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है और दुनिया के किसी हिस्से में कुछ और चीज़ प्रोड्यूस होती है। इस तरह से तमाम लोग अपनी रिक्वायरमेंट चीज़ें थ्रू ट्रेडिंग जो है वो अक्वायर करते हैं और उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह वो गुड्स जो है वो ट्रेड होती हैं, और हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इंसान का यही एक तरीका रहा है। और आज भी, पहले तो बाउंड्रीज या फ्रंटियर्स नहीं होते थे किसी भी कंट्री की, बट आजकल बहुत ही रिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है और फ्रंटियर्स होते हैं, कंट्रीज के लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं। तो उन सब को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। यानी अगर हम देखें कि हर मुल्क को कोई ऐसा मुल्क नहीं है, या तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर फूड की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी अपनी कंट्रीज़ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसको व्हीकल्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, और गुड्स, फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। और किसी भी कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उस कंट्री के लोगों के लिए, वो ऑयल है, मशीनरीज हैं, और एवरी कंट्री स्टिल नीड मशीनरीज, ऑयल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, केमिकल, फूड आइटम्स, और थाउजेंड्स ऑफ ऐसी गुड्स और प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री की। और कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम जो है वो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, किसी कंट्री में कौन सा रॉ मटेरियल नेचर ने या अल्लाह ताला ने रखा है वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और किसी और कंट्री में कोई और रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से वो कोई और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से दोनों मुल्क एक दूसरे के थ्रू ट्रेडिंग जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करते हैं। लेट सपोज अगर हम देखें तो सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में जो है ऑयल प्रोड्यूस होता है, और वो एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ कोई भी इतनी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं होती, लिहाजा वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ऑयल ट्रेडिंग से वो अपने फूड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, मशीनरीज, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें अपनी ऑयल की ट्रेडिंग से प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह वो मुल्क जो मिडिल ईस्ट या सऊदी अरब को जो है व्हीकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें सेल करते हैं, उनके अगेंस्ट में वो सऊदी अरब से ऑयल परचेज करते हैं। इस तरह से सेल परचेज का जो वो एक सिस्टम है वो चलता है। यानी ये सेल परचेज ऐसा ही है जैसे हम डोमेस्टिकली अपनी किसी शॉप से सेल परचेज करते हैं, तो कंट्री टू कंट्री भी सेल परचेज लाइक सेम होता है। लेकिन हमें
जो है वो जैसे किसी भी शॉप पे जाते हैं और हमें बास शॉप्स के रेट्स का पता होता है, उसके आइटम्स का पता होता है, गुड्स की क्वालिटी का पता होता है, इसी तरह दुनिया में भी जो है वो हर कंट्री की जो आइटम्स, उसकी क्वालिटी और उसकी जो रेट्स हैं उनका तमाम का पता होता है। इसलिए वो ज़्यादा उनको मुश्किल नहीं होती किसी भी आइटम को सर्च करने में। अच्छा, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जब किसी मार्केट से डोमेस्टिकली सेल परचेज करते हैं तो हम उससे बार्गेन करते हैं, किसी कोई प्राइस को सेट करते हैं और उसको हम पे कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में जो है वो हम वो चीज़ या गुड्स जो है परचेज कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है उसमें स्लाइटली जो है वो डिफरेंट होता है। ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, जो फर्स्ट क्या है, अगर किसी कंट्री को ऐसी चीज़ चाहिए होगी और उसके अगेंस्ट में उस कंट्री में कोई भी ऐसी या प्रोडक्ट होती है, कोई ऐसी चीज़ वो प्रोड्यूस करता हो जिसको आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत ही ना हो, तो वो जैसे पहले किसी जो ज़माने में जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, क्या होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, यानी थिंग्स अगेंस्ट थिंग्स, यानी एक चीज़ जो है वो दे दी जाती थी, उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज़ जो है उससे ले ली जाती थी। दिस इज कॉल्ड दी बार्टर सिस्टम, यानी प्रोडक्ट्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स। और अगर हम आज के ज़माने में देखें तो ये अप टू सम एक्सटेंट होता है, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आप किसी कंट्री को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ ही ना हो जो आप उसके अगेंस्ट में ले सकें, तो यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी करेंसी के अगेंस्ट में। तो वो जितनी भी चीज़ आप परचेज करेंगे किसी भी कंट्री से, उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में करनी पड़ेगी, और यहीं पे जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी डोमेस्टिकली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ का रेट बताता है, प्राइस बताता है, हम उसको पे करते हैं और परचेज कर लेते हैं। इस तरह सेल और परचेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम पेमेंट करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यानी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। लिहाजा सबसे मुश्किल यही यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर हम किसी मुल्क से कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट में, जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान में रुपीज़ जो है वो हमारी करेंसी है, उसके अगेंस्ट में हम रुपये में पेमेंट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस जो है वो डे टू डे चेंज होता है, सम टाइम ये आवर्स टू आवर्स में भी इसमें चेंजेस आती रहती है। तो इसमें जो है एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई एक ऐसी करेंसी को सेट कर लिया जाए जो सब जिस करेंसी पे एग्री हो, और वो करेंसी कौन सी है, वो करेंसी है डॉलर। यानी आजकल तमाम मुल्क इस बात पे एग्री हो गए हैं कि ये जो प्रॉब्लम करेंसीज की आती है, यानी पूरे मुल्क, अगर पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं तो उनके 200 करेंसीज हैं और उनकी 200 टाइप की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लिहाजा एक बहुत बड़ा एक जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि अगर पूरे बहुत सारा कोई कंट्री बहुत सारे मुल्कों से ट्रेडिंग करे तो बहुत सारी उसकी जो करेंसी डिफरेंस है वो आ जाएगा। लिहाजा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि डॉलर को एक जो है वो मार्क बना दिया गया कि दुनिया में तमाम ट्रेडिंग जो है वो डॉलर में होगी। इस तरह से एक फ़ायदा तो ये हुआ तमाम मुल्कों को, ट्रेडिंग का एक सिंबल मिल गया, एक करेंसी मिल गई, इस तरह से वो इजीली जो है डॉलर में ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन इसका एक नुकसान क्या हुआ कि डॉलर किसकी करेंसी है, यूएसए की, यानी अमेरिका की करेंसी है। तो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग पे जो है वो अमेरिका का होल्ड हो गया, क्योंकि उसकी करेंसी चलती है, डॉलर उसकी करेंसी है, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग डॉलर में होती है, तो उसकी एक मोनोपोली हो गई पूरी दुनिया की ट्रेडिंग पे। दुनिया के डॉलर की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उस पर उसकी जो है मोनोपोली हो गई। इसी जो मोनोपोली को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूरोप ने अपनी एक करेंसी निकाली जिसको क्या कहा, यूरो। और यूरोप के जो ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ हैं उसमें से 16 कंट्रीज़ की जो है वो अपनी जो करेंसी है वो यूरो है। वो इस बात पे और वो तमाम ट्रेडिंग जो है यूरो में करते हैं। दुनिया से तमाम ट्रेडिंग वो इस बात पे जोर देते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो यूरो में की जाए। लिहाजा जो मुल्क यूरोपियन कंट्रीज से या यूरोपीय यूनियन से ट्रेडिंग करते हैं वो यूरो में करते हैं, जस्ट बिकॉज
ताकि यूएसए या डॉलर की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए। और उससे क्योंकि बहुत सारे और डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, पॉलिटिकल और डिफरेंट और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। लिहाजा इस बात पे लोगों ने सोचा कि जी सिर्फ डॉलर ही नहीं होना चाहिए, कोई और करेंसी भी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरफ सोचते रहे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इस बात पे एग्री किया कि अब आइंदा से यूरोप में जो भी ट्रेडिंग होगी वो डॉलर में नहीं यूरो में होगी। अच्छा, इस डॉलर की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए यूरो ने अपना रोल प्ले किया और यूरो ने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया डॉलर का। दूसरे जो मुल्क जो यूरो को नहीं इसकी मोनोपोली को ख़त्म कर सकते थे, उन्होंने क्या तरीका निकाला? उन्होंने ये तरीका निकाला, लेट्स सपोज जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज जापान को जो है ऑयल की रिक्वायरमेंट है और उसको ऑयल किससे परचेज करना है? सऊदी अरब से। और सऊदी अरब को जापान से व्हीकल, मशीनरीज और दूसरी प्रोडक्ट को जो रिक्वायर्ड है वो उससे परचेज कर लेता है। तो दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी प्रोडक्ट का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितने डॉलर हैं और उसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो डॉलर की जो है वो एस्टिमेट लगा के उसको सेल परचेज कर लेते हैं। इस तरह से डॉलर जो एज ए कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक बहुत सारे मुल्कों ने एक तरीका निकाला कि अपनी प्रोडक्ट की एस्टिमेट लगा लेते हैं डॉलर में और दूसरा मुल्क जो परचेज कर रहा होता है वो अपनी प्रोडक्ट की जो एस्टिमेट करता है और इस तरह से वो बैलेंस या जितना उसके ऑयल की जो एस्टिमेट लगता है सऊदी अरब का उतना ही जापान जो है उतनी ही एस्टिमेट या उतनी ही रकम का उतने ही अमाउंट का व्हीकल और मशीनरी सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर देता है। इस तरह से कैश जो है बीच में इन्वॉल्व नहीं रहता। तो कुछ मुल्कों ने इस तरह से डॉलर के जो प्रेशर को ख़त्म करने की कोशिश की, बट सम टाइम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेट्स सपोज सऊदी अरब को कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि सऊदी अरब में नहीं होती, लेकिन वो किसी एक थर्ड कंट्री में होती है और उसको पेमेंट करनी है किसी और कंट्री में। लेट्स सपोज आयरन की कोई प्रोडक्ट चाहिए सऊदी अरब को जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तमाम प्रोडक्ट को जो है वो यूके को शिप करेगा, यूके को एक्सपोर्ट करेगा, यूके जो है सऊदी अरब को वो प्रोडक्ट बना के देगा। इस तरह से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग है, बट दुनिया में इस तरह की ट्रेडिंग भी होती है और कैश के इन्वॉल्वमेंट से बचने के लिए ये एक तरीका भी इख्तियार करते हैं लोग। तो इस तरह से आज इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सब्जेक्ट है, कोशिश की कि बहुत ही आसानी से और सिंपल करके आपको समझाया जाए। आई होप कि आपको ये जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जो पूरा प्रोसेस है, फिनोमेना है, वो समझ आ गया होगा। और इस तरह से हमारा आज के लेक्चर के साथ ये चैप्टर ट्रेड एंड कॉमर्स का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।